गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी क्लास 9th की बुक इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर लेकर के आया हूं, जिसका हम लोग प्रश्न अभ्यास देखेंगे। और चैप्टर का नेम है पालमपुर गांव की कहानी, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, तो पालमपुर गांव की कहानी में कौन कौन से प्रश्न अभ्यास हैं और कौन कौन से अतिरिक्त प्रश्न उत्तर है, सारे कुछ हम लोग जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, भारत में जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। तो का नंबर है अवस्थिति क्षेत्र। इसका उत्तर है पड़ोसी गांव व कस्बों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। उसके बाद निकटतम छोटा कस्बा शाहपुर एवं निकटतम बड़ा गांव रायगंज है। खा नंबर का क्वेश्चन है गांव का कुल क्षेत्र। तो गांव का कुल क्षेत्र 200 + 50 + 26 = 276 हेक्टेयर। गा नंबर का है भूमि का उपयोग हेक्टेयर में, कृषि भूमि। अब कृषि भूमि जो है वो सिंचित में है 200 हेक्टेयर, असिंचित में है 50 हेक्टेयर। और भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, निवास स्थानों, सड़कों, तालाबों, चारागाहों के क्षेत्र आदि 26 हेक्टेयर। घा नंबर का है सुविधाएं शैक्षिक, 1 उच्च विद्यालय, 2 प्राथमिक विद्यालय। चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए तो क्या सुविधा दिया गया है, 1 सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 निजी दवाखाना। उसके बाद बाजार, 1 सुविकसित बाजार। बिजली पूर्ति, पालमपुर के अधिकतर घरों में बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं। संचार, सड़कों एवं परिवहन की सुविकसित प्रणाली। निकटतम कस्बा शाहपुर। अब अगला प्रश्न क्या है इसका, खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सहमत हैं? तो देखते हैं उसका उत्तर क्या दिया हुआ है। हाँ, आधुनिक कृषि तरीकों को कारखाने में निर्मित करने के लिए अधिक संसाधन चाहिए। HYV बीजों को अधिक पानी चाहिए और इसके साथ ही बेहतर नतीजों के लिए रासायनिक खाद, कीटनाशक भी चाहिए। किसान सिंचाई के लिए नलकूप लगाते हैं। ट्रैक्टर एवं थ्रेशर जैसी मशीनें भी प्रयोग की गई। HYV बीजों की सहायता से गेहूं की पैदावार 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक हो गई और अब किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए अधिक मात्रा में फालतू गेहूं है। तीसरा प्रश्न है, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की। तो इसका उत्तर होगा, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की निम्न तरीकों से मदद की। पहला, इसने पालमपुर के किसानों को अपने खेतों की सिंचाई बेहतर तरीकों से करने में सहायता की। दूसरा, बिजली से सिंचाई प्रणाली में सुधार के कारण किसान पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न फसलें उगा सकते हैं। तीसरा, बिजली के प्रयोग के कारण पालमपुर के किसान को बहुत से हाथ के कामों एवं चिंताओं से मुक्ति मिल गई। और चौथा, अब उन्हें मानसून की बरसात पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। अगला प्रश्न है, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्यों। तो इसका उत्तर होगा, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत में मानसून की बरसात अनिश्चित व भ्रमणशील है। कृषि के अंतर्गत आने वाली भूमि किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि किसानों को सिंचित भूमि खेती के लिए उपलब्ध हो जाती है तो वे थोड़ी ज़मीन पर ही अधिक उत्पादन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की एक सारणी बनाइए। भूमिहीन परिवार 150, दलित 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले परिवार 180 परिवार, 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले परिवार 95 परिवार, 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले परिवार 25 परिवार, कुल 450 परिवार। अगला प्रश्न है, पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है। इसका उत्तर होगा, पालमपुर में खेतीहर मजदूरों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम है क्योंकि पहला, भूमिहीन श्रमिकों की संख्या अधिक है। दूसरा, श्रमिकों में बहुत अधिक स्पर्धा है। तीसरा, जो कम मजदूरी लेता है काम उसी को अधिक मिलता है। चौथा, श्रमिक भी कम मजदूरी पर काम करने को सहमत हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, अपने क्षेत्र में 2 श्रमिकों से बात कीजिए। खेतों में काम करने वाले या विनिर्माण कार्य में लगे मजदूरों से किसी को चुनें। उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है, क्या उन्हें नकद पैसा मिलता है या वस्तु रूप में, क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है, क्या वे कर्ज में हैं।
तो इसका उत्तर होगा हमारे क्षेत्र में रामदयाल और लक्ष्मी दो खेतीहर मजदूर हैं जो एक निर्माण स्थल पर काम करते हैं। उन्हें मजदूरी के रूप में 75 से 80 रुपये मिलते हैं। हाँ, उन्हें मजदूरी नकद मिलती है। उनमें से अधिकतर को नियमित रूप से काम नहीं मिलता, क्योंकि बहुत से लोग कम दरों पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें कम मजदूरी मिलती है, इसलिए वे कर्ज में डूबे हुए हैं। कम मजदूरी के कारण वे बड़ी कठिनाई से परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं, समझाने के लिए उदाहरण का प्रयोग कीजिए। तो इसका उत्तर होगा उत्पादन बढ़ाने के तरीके। पहला, बहुविध फसल प्रणाली। भूमि के एक ही टुकड़े पर एक ही वर्ष में कई फसलें उगाना बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। इस भूभाग पर कृषि उत्पादन बढ़ाने का यह सबसे प्रचलित तरीका है। पालमपुर के सभी किसान कम से कम 2 फसलें उगाते हैं। पिछले 15 से 20 वर्षों से कई लोग तीसरी फसल के रूप में आलू उगाते हैं। दूसरा, आधुनिक कृषि तरीकों के प्रयोग। पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आधुनिक कृषि तरीकों को अपनाने वाले भारत के पहले किसान थे। इन क्षेत्रों के किसानों ने सिंचाई के लिए नलकूपों, HYV बीज, रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया। ट्रैक्टर एवं थ्रेसर का भी प्रयोग किया गया, जिससे जुताई एवं फसल की कटाई आसान हो गई। उन्हें अपने प्रयासों में सफलता मिली और उन्हें गेहूं की अधिक पैदावार के रूप में इसका प्रतिफल मिला। HYV बीजों की सहायता से पैदावार 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बढ़कर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक हो गई और अब किसानों के पास बहुत सा अधिशेष गेहूं बाजार के लिए होता है। अगला प्रश्न है, 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए। इसका उत्तर होगा भूमि को मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्गाकार भूमि के टुकड़े के क्षेत्रफल के बराबर होता है। किसान जो 1 हेक्टेयर भूमि पर काम करता है उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक छोटा किसान जानता है कि वह इतने छोटे खेत पर काम करके अपने दोनों समय के खाने का प्रबंध नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपने खेत पर काम करने के बाद 35 से 40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किसी बड़े किसान के खेतों में काम करना पड़ता है। यदि वह अपने ही खेत पर खेती शुरू करता है तो ना उसके पास इसके लिए ज़रूरी साधन है, ना बीज, खाद व कीटनाशक खरीदने के पैसे। एक बहुत छोटा किसान होने के कारण उसके पास कोई औजार या कार्यशील पूंजी नहीं है। इन सब चीज़ों का प्रबंध करने के लिए उसे या तो किसी बड़े किसान से या फिर किसी व्यापारी अथवा साहूकार से ऊंची ब्याज दरों पर धन उधार लेना पड़ता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी इस बात की संभावना रहती थी कि वो कर्ज में डूब जाए, जो कि सदैव उसके लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण रहता था। अगला प्रश्न है, मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न हैं। तो इसका उत्तर होगा मझोले और बड़े किसान अपनी गत वर्षों की बचत से पूंजी की व्यवस्था करते हैं। ये अपने उपभोग से अधिक अनाजों का उत्पादन करते हैं, यही उसकी बचत है। जबकि छोटे किसान बचत नहीं कर पाते, जिसके कारण उन्हें साहूकारों से ऋण लेकर पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है। अगला प्रश्न है, सविता को किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला। क्या ब्याज की कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती। इसका उत्तर होगा तेजपाल सिंह ने सविता को 24% की ब्याज दर पर 4 महीने के लिए पैसा देना स्वीकार किया, जो कि बहुत अधिक ब्याज दर है। सविता एक कृषि मजदूर के रूप में कटाई के समय 100 रुपये प्रतिदिन की दर पर उसके खेतों में काम करने को भी सहमत होती है। तेजपाल सिंह द्वारा सविता से लिया जाने वाला ब्याज बैंक की अपेक्षा बहुत अधिक था। यदि सविता इसकी अपेक्षा बैंक से उचित ब्याज दर पर ऋण ले पाती तो उसकी हालत निश्चय ही इससे अच्छी होती। अगला प्रश्न है, अपने क्षेत्र के पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तनों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। वैकल्पिक। इसका उत्तर होगा पुराने निवासियों से बात करने पर पिछले 30 सालों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तन से मुझे पता चला कि 30 वर्ष पहले खेती के पुराने तरीकों का प्रयोग किया जाता था। किसान अपने खेतों को बैल की सहायता से जोतते थे। सिंचाई की बहुत अधिक सुविधाएं नहीं थी। वे मानसून की बरसातों पर निर्भर रहते थे, जो कि अनियमित होती थी। राहट को उस समय कुआं से पानी निकालने के लिए प्रयोग किया जाता था, किंतु तकनीक में प्रगति के साथ किसानों ने सिंचाई के लिए नलकूप लगवा लिए हैं और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों की सहायता से खेती करने लगे हैं। यहाँ तक कि खेतों में ट्रैक्टर एवं मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिसने जुताई एवं फसल कटाई को तेज कर दिया है।
अगला प्रश्न है, आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं, इनकी एक संक्षिप्त सूची बनाइए। इसका उत्तर होगा डेयरी, विनिर्माण, दुकानदारी, परिवहन, मुर्गी पालन, दर्जी, बढ़ई आदि गैर कृषि उत्पादन कार्य हमारे क्षेत्र में किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, गाँवों में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है। इसका उत्तर होगा, हमारे गांव में लगभग 75% लोग कृषि पर निर्भर हैं, जिनमें किसान और खेतीहर मजदूर दोनों शामिल हैं, किंतु उनकी आर्थिक दशा शोचनीय है। उनकी जनसंख्या दिन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जबकि भूमि स्थिर है और कृषि क्रियाओं में और अधिक मजदूरों को काम मिल पाने की संभावना बहुत कम है। इसलिए गैर कृषि कार्यों में वृद्धि करना बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि कुछ खेतीहर मजदूरों को उनमें काम मिल सके, जैसे कि डेयरी, विनिर्माण, दर्जी, शैक्षिक कार्य आदि गैर कृषि क्रियाएं। यहाँ तक कि किसान भी इस प्रकार के कामों में शामिल हो सकते हैं। जब उनके पास खेतों में कुछ अधिक काम नहीं होता हो और वे बेरोजगार हों, यह उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सहायक सिद्ध होगा। अगला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। गांव में खेती एक मुख्य क्रिया है, सत्य। खरीफ का मौसम वर्षा के मौसम में होता है, सत्य। गेहूं रबी के मौसम में उगाया जाता है, सत्य। देश में केवल 40% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, सत्य। भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाना बहु फसल उगाना है, सत्य। रसायन एवं उर्वरक के उपयोग से सिंचाई के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, असत्य। HVY बीज कम अनाज पैदा करते हैं, असत्य। HVY बीज अधिक अनाज पैदा करते हैं, सत्य। पारंपरिक बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, सत्य। गांव में पर्याप्त रोजगार हैं, असत्य। कृषि मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्राप्त होती है, असत्य। अब इसके बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो चैप्टर से रिलेटेड है। पहला, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। दूसरा, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर होगा, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्न चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला, भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा भौतिक पूंजी और चौथा मानव पूंजी। अगला प्रश्न है, भौतिक पूंजी से आप क्या समझते हैं। तो भौतिक पूंजी उन सभी संसाधन को कहते हैं जो हमारे रोज़मर्रा के उपयोग में मदद करते हैं। अगला प्रश्न, पालमपुर गांव की मुख्य क्रियाएं कौन सी हैं। इसका उत्तर है, पालमपुर गांव की मुख्य क्रियाएं निम्न हैं। पहला, खेती मुख्य क्रिया, दूसरा लघु स्तरीय निर्माण कार्य, तीसरा डेयरी और चौथा परिवहन आदि। अगला प्रश्न है, पालमपुर गांव में कितने परिवार रहते हैं। इसका उत्तर है 450 परिवार। अगला प्रश्न, पालमपुर गांव में शिक्षण की क्या व्यवस्था है। इसका उत्तर होगा, पालमपुर गांव में एक हाई स्कूल तथा 2 प्राथमिक विद्यालय है। अगला प्रश्न, HYV का क्या तात्पर्य है। इसका अर्थ है अधिक उपज पैदा वाले बीज। अगला प्रश्न है, अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी में 2 अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, अस्थाई पूंजी, कार्यशील पूंजी। अस्थाई पूंजी में पहला, उत्पादन में इस पूंजी का कई वर्षों तक उपयोग होता है, और कार्यशील पूंजी में उत्पादन क्रिया के दौरान ये पूंजी समाप्त हो जाती है। इधर उदाहरण देंगे हम लोग, औजार, मशीन, भवन आदि। इधर उदाहरण देंगे, कच्चा माल और नकद पैसा, मुद्रा। अगला प्रश्न है, अस्थाई पूंजी से क्या तात्पर्य है। औजार, मशीनों और भवनों को अस्थाई पूंजी कहा जाता है, क्योंकि उनका प्रयोग कई वर्षों तक होता है। अगला प्रश्न, कार्यशील पूंजी से क्या तात्पर्य है। कच्चे माल और नकद मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहा जाता है, क्योंकि ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न, छोटे किसान किसे कहते हैं। छोटे किसान वे होते हैं जो अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। अगला प्रश्न, मझोले और बड़े किसान किसे कहते हैं। मझोले और बड़े किसान ऐसे किसान को कहते हैं जो अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा उर्वरक का उपभोग करता है। पंजाब। आई होप मैंने जितने भी प्रश्न उत्तर बताए ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही जो है आपको नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।